वक्त कभी कभी ऐसा बदलता है कि लोगों का मिजाज बदल जाता है। वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं और ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। ये घटना एक ऐसे परिवार की है जहाँ पर माता पिता हैं और 3 बेटे हैं। माता पिता, जिसमें पिता का नाम किशन लाल है और माँ का नाम रेखा है। उनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा विशाल है, बीच वाला नरेश और सबसे छोटा बेटा राकेश है। किशन लाल एक सक्षम व्यक्ति हैं। किशन लाल ने बहुत ही मेहनत से एक बिजनेस की शुरुआत की, फिर उन्होंने एक कपड़ा मिल खोली और उनका बहुत ही अच्छा बिजनेस चला। परिवार सक्षम है, दौलत शोहरत सब कुछ परिवार के पास है। अब किशन लाल को ऐसा लगता है कि मुझे अपने तीनों बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। इसलिए किशन लाल अपनी पत्नी की सहमति के साथ धीरे धीरे करके तीनों बच्चों की शादी कर देते हैं। विशाल, उसकी भी शादी हो जाती है, उस घर का सबसे बड़ा लड़का है। उसकी शादी मीनाक्षी नाम की लड़की से होती है। नरेश, जो कि बीच का है, उसकी शादी नीलम नाम की लड़की से होती है। और राकेश, जो कि सबसे छोटा है, उसकी शादी सीमा नाम की लड़की से होती है। राकेश थोड़ा चंचल मिजाज का था। क्योंकि वो सबसे छोटा था, इसलिए वो थोड़ा चंचल मिजाज का था। वो कब थोड़ा गलत संगतों में पड़ जाता है, उसे खुद नहीं पता चलता। राकेश लाड़ प्यार में पला बड़ा था, इसलिए कब वो गलत संगतों में पड़ जाता है, उसका पता खुद राकेश को भी नहीं होता है। खैर, उसकी इन गलत संगतों को रोहित देख लेता है। रोहित, जो किशन लाल के यहाँ 15 सालों से नौकरी कर रहा था, वो किशन लाल के यहाँ एक नौकर था। किशन लाल जिस गांव के थे, रोहित उसी गांव का था। किशन लाल उसे शहर ले आते हैं और वहाँ पर उसको नौकरी कराते हैं। वो उसको अपने घर में ही रखे थे। रोहित, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा मेहनती व्यक्ति था, वो एक दिन राकेश को गलत संगतों में देख लेता है। वो दारू पीता था, जुआ खेलता था, जो कि रोहित जो था वो किशन लाल को ये सब बता देता है। जब रोहित किशन लाल को ये सब बताता है तो वो राकेश की खैर खबर लेते हैं। राकेश इस बात पे सहमति जताता है कि पिताजी, मुझसे जो गलती हो गई है, आइंदा आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मगर राकेश बिल्कुल भी नहीं मानता है उस बात को। वो बिल्कुल भी नहीं सुधरता है। वो वैसे ही हरकतें करता रहता है। राकेश किशन लाल से वादा तो करता है, मगर उस बात को वो बिल्कुल भी निभाता नहीं है। इसी कारण जो राकेश था, कुछ दिनों बाद गलत संगतों के कारण, ज़्यादा दारू पीने के कारण उसका लीवर खराब हो जाता है, जिसके कारण उसकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। पूरे परिवार में शोक बन जाता है। पूरा परिवार शोक में डूब जाता है, क्योंकि जो सबसे छोटा बेटा था वो ख़त्म हो चुका था और उसकी पत्नी बेचारी विधवा हो चुकी थी। राकेश की मृत्यु के बाद किशन लाल बहुत ही ज़्यादा डूब गए, बहुत ही ज़्यादा दुखों में डूब गए। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा सेया था, बहुत ही ज़्यादा सेया था और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पाला था। उनकी ऐसी परवरिश करी थी, वो एक बाप ही जानता था। किशन लाल तीनों बच्चों को बराबर मोहब्बत करते थे, तीनों बच्चों को बहुत ज़्यादा चाहते थे। राकेश के जाने के बाद किशन लाल डूब जाते हैं, वो गम में डूब जाते हैं। इसलिए कुछ दिनों बाद किशन लाल की भी मृत्यु हो जाती है। ये सदमा रेखा के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदाई था। रेखा किशन लाल जी की पत्नी थी, उनके लिए ये सदमा बहुत ही ज़्यादा दुखदाई था। मगर विशाल और नरेश, जो कि किशन लाल के बेटे थे, वो बिजनेस में इतना लीन थे, वो पैसों में इतना लीन थे कि उनके लिए ये सब एक हादसा था। खैर, कुछ दिनों बाद वो ये सब भूल जाते हैं, लेकिन वो थोड़े स्वार्थी भी थे। वो अपनी माँ से यही कहते हैं कि माँ, अब हम लोगों को बिजनेस बांट दिया जाए। दोनों भाई अपनी माँ के पास जाते हैं और अपनी माँ से यही कहते हैं कि हम लोगों को बिजनेस बांट दिया जाए। खैर, उनकी माँ उन दोनों से सहमत हो जाती है और वो विशाल और नरेश के बीच में बिजनेस को बांट देती है। विशाल और नरेश अपने बिजनेस में व्यस्त हो जाते हैं। तभी उनकी पत्नियां दोनों से कहती हैं कि अब हम लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, अब हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए।
दोनों इस बात से सहमत हो जाते हैं और उस घर को छोड़ देते हैं। अब उस घर में रेखा, सीमा और रोहित रह गए थे। रोहित, जो कि बेचारा वैसे ही गरीब था, उनके यहाँ नौकरी करता था, वो भी उनके यहाँ रुका हुआ था। रेखा रोहित से यही कहती है कि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, तुम्हारा अपना भविष्य है, तुम क्यों हमारी चक्कर में पड़े हुए हो? तुम वापस चले जाओ, तुम अपने गांव चले जाओ, वहाँ पर खेती किसानी करना और अपनी अच्छी ज़िंदगी को अच्छा कर लो। मगर रोहित यही कहता है कि माताजी, मैंने आपके यहाँ 15 साल नौकरी करी है। मैं जब छोटा था तभी बाबूजी मुझको यहाँ पर ले आए थे। मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी बना है वो बाबूजी की ही कारण बना हुआ है। मैं आप लोगों को ऐसे बेसहारा छोड़ के कहाँ चले जाऊँ? आपके दोनों बेटे आपका साथ नहीं देते, जैसे ही उनको संपत्ति मिली वो अलग अलग भाग गए। बस ये घर जो कि बाबूजी ने आप लोगों के लिए बनाया था, यही घर बचा हुआ है। मैं आप लोगों को अकेले छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। अभी रेखा उससे कहती है कि बेटा, तुम अकेले हम लोगों के चक्कर में अपना भविष्य क्यों बर्बाद करोगे? वो कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो मैं खाऊंगा वही आप लोग भी खाएंगे। इसलिए रोहित जो था वो दूसरी जगह नौकरियां वगैरह करके उनका पेट भरा करता था। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि उनके दोनों पुत्रों ने उनसे नाता तोड़ लिया था। उनके दोनों पुत्र बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी थे, इस बात का पता रेखा को नहीं था। रेखा ने जैसे ही संपत्ति उनके नाम करी, वो लोग अपनी अपनी जगह चले गए। एक अच्छा फ्लैट लिया और अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे और इनको बेसहारा छोड़ दिया। अब उनके पास खाने कमाने का कोई भी रास्ता नहीं था, जो कि रोहित जो कुछ भी कमा के लाता तो वो उनसे उसका गुजर बसर कर रहा था। ये बात उनके दोनों भाइयों को बिल्कुल भी नागवार गुजरी। रेखा के दोनों बेटे विशाल और नरेश को ये बात बिल्कुल भी नागवार गुजरी। वो यही कहते थे कि ये कैसा नौकर है जो अपनी ज़िंदगी को छोड़कर उनकी चक्कर में पड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी नज़र अब उनके घर पे थी। घर जो कि आलीशान था और बहुत ही ज़्यादा महंगा था, इसलिए उस घर पर दोनों बेटों की नज़रें थी। वो यही सोच रहे थे कि अगर किसी तरीके से इसको यहाँ से भगा दिया जाए, इस नौकर को यहाँ से भगा दिया जाए, तो मेरी माँ और मेरी जो भाई की पत्नी है वो बिल्कुल बेसहारा हो जाएंगे। हो सकता है कुछ दिनों बाद वो अपना दम भी तोड़ दें। इसी चक्कर से वो लोग एक दिन आते हैं, घर आते हैं और रोहित को बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाते हैं। रोहित उनकी शक्ल देखकर सन्न रह जाता है। वो यही सोचता है, एक तो इन दोनों ने माता जी को एकदम बेसहारा छोड़ दिया और अब आकर मुझको खरी खोटी सुना रहे हैं। रोहित बहुत ही विनम्रता से पूछता है कि भैया, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो दोनों रोहित से यही बात कहते हैं कि हमें मालूम है कि तुम यहाँ पर क्यों रुके हुए हो। तुम्हारी शादी नहीं हुई है और मेरे भाई की जो पत्नी है वो अभी जवान है। तुम इसीलिए रुके हुए हो क्योंकि तुम मौज कर रहे हो। ये बात सुनकर रोहित बहुत टूट जाता है। रोहित एक सच्चे दिल का था, चूँकि बाबूजी ने यानी कि किशन लाल जी ने बचपन से उसको अपने घर पे लेके आया था, इसलिए रोहित माता रेखा की और उनकी बहू सीमा की सेवा ही कर रहा था। वो अपना कर्तव्य समझ रहा था। वो ये सोच रहा था कि मैं जो कुछ भी कमा के लाऊंगा तो इन लोगों को ला के दूंगा, जिसके कारण इन लोग भूखे ना रहें। इतना सब कुछ होने के बावजूद, 3 पुत्र होने के बावजूद, जिनका सबसे छोटा बेटा राकेश जो कि ख़त्म हो चुका था, और ये दोनों पुत्र संपत्ति पाकर अपनी अपनी जगह चले गए और इन लोगों को बेसहारा छोड़ दिया। वो बस ये सोच रहा था, वो यही सोच रहा था, ये लोग किस तरीके के हैं और किस प्रकार के हैं। भगवान, ये लोग क्या करना चाहते हैं? इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था, मगर वो कुछ कह नहीं सकता था। उसके ऊपर अलझेब लगाया जा रहा था, मगर वो कुछ नहीं कह सकता था। तभी सीमा कटाक्ष करती है। वो कहती है कि भैया, आप लोगों को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। आप लोग जिस तरीके की बात कर रहे हैं उससे मैं बदनाम हो रही हूँ। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। अगर आप लोग चाहते हैं कि रोहित यहाँ पर ना रहे तो मैं कमाऊँगी और मैं कमा के माँ का पेट भरूँगी। आप लोगों ने तो अपनी अपनी संपत्ति ली और मुझे कुछ भी नहीं दिया, जबकि राकेश का भी हिस्सा बनता था। ये बात रेखा सुनती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो यही कहती है कि काश
मैंने राकेश का हिस्सा रोक कर तुम लोगों को हिस्सा दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मगर उन दोनों की तो कुछ और ही चाहत थी। वो लोग यही सोच रहे थे कि रोहित यहाँ से भाग जाए, मगर रोहित उनके मंसूबों को समझ चुका था। रोहित भी बहुत ढीठ था। रोहित उन लोगों को छोड़कर जाता ही नहीं है। रोहित उन लोगों का पूरा भरण पोषण करता है और उन लोगों के साथ ही रहता है। सीमा इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। सीमा हमेशा कहती थी कि रोहित तुम चले जाओ, तुम्हारे कारण मैं बदनाम हो रही हूँ, मगर रोहित वहाँ से नहीं जाता है। धीरे धीरे करके पैसे जोड़ के रोहित एक बैटरी रिक्शा ले लेता है। वो बैटरी रिक्शा चलाता और घर को संपन्न रखता। रेखा के दोनों बेटे इस बात से गुस्सा थे कि ये घर को छोड़कर जा ही नहीं रहा है। वो कई बार रोहित के ऊपर हमला भी करवाते हैं, मगर रोहित उनसे बच जाता है। सीमा को ये बात पता चल जाती है कि रोहित के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, जिससे रोहित को कुछ भी हो सकता है। तभी सीमा की जो सास थी रेखा, वो एक दिन यही सोचती है कि अगर सीमा और रोहित की शादी हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा सही होगा। रोहित बहुत ही होनहार लड़का है, बहुत ही मेहनती लड़का है और मुझे पता है कि वो सीमा के साथ शादी करके सीमा को खुश रखेगा। वो सोच रही थी इस बात को, तभी इस बात को वो सीमा से कहती है। जैसे ही सीमा इस बात को सुनती है, पहले तो भौचक्की रह जाती है। सीमा अपनी सास रेखा से यही कहती है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं माँ, आप किस तरीके की बातें कर रही हैं। मैं भला रोहित से कैसे शादी कर सकती हूँ, जबकि मैं आपके बेटे की विधवा हूँ। मैं अभी राकेश को नहीं भूल पाई हूँ। तभी रेखा सीमा से कहती है कि बेटा देखो, कोई भी बात हो, अब राकेश को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है, और कोई भी बात हो, तुम अभी जवान हो तो अपना जीवन अकेले कैसे काटोगी। ये बात सोच सोच कर मैं बहुत ही ज़्यादा व्याकुल रहती हूँ। मैं यही सोचती रहती हूँ कि तुम अकेले अपने जीवन को कैसे काटोगी। मैं बहुत दुखी रहती हूँ इस बात से, और मेरी बात को समझो। इस पहाड़ जैसे जीवन को जीने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। रोहित एक समझदार लड़का है, जिसके कारण तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। खैर, सीमा इस बात को सोचती है और रोहित को इसका कुछ पता नहीं होता है। तभी कुछ दिनों बाद रेखा रोहित से इस बात की बात करती है। रोहित को जब ये बात पता चलती है तो वो रेखा से यही कहता है कि मालकिन, मैं सीमा भाभी से कैसे शादी कर लूँ, जबकि मैंने तो सिर्फ उनको एक भाभी की निगाह से देखा है। मैं राकेश भैया को अपना भैया मानता था, मैं एक भाभी से कैसे शादी कर लूँ। तभी रेखा रोहित को समझाती है, कहती है देखो, तुम बहुत ही होनहार हो, बहुत ही जिम्मेदार हो, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। मैं जानती हूँ कि तुमसे ज़्यादा खुश सीमा को कोई नहीं रख सकता। यहाँ तो अपने ही घात में लगे हुए हैं, मारने पे लगे हुए हैं कि कब उनको ये मकान मिल जाए। अगर तुम सीमा से शादी कर लोगे तो इस मकान को मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी, और मुझे मालूम है कि तुम सीमा को बखूबी संभाल लोगे। ये बात सुनकर रोहित बहुत ही नम आंखों से उनसे कहता है, माता जी, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। मैंने तो बस सीमा जी को एक मालकिन की निगाह से देखा है, एक भाभी की निगाह से देखा है। तभी रेखा उसको ये कहती है, देखो, वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त जो होता है कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। हम लोग कितने पैसे वाले थे, कितने संपन्न थे, सब कुछ था, लेकिन अचानक से हमारा वक्त बिगड़ गया क्योंकि हमें अपनों ने धोखा दे दिया। मेरे दोनों सपूत कुपूत निकल गए। छोटा बेटा जो कि नशे की लत के कारण ख़त्म हो गया। अब बताओ, ये वक्त ही है जिसने हमें बर्बाद कर दिया। मेरे पति भी नहीं रहे, सब कुछ उन्हीं ने ही बनाया है, और मेरे दोनों बेटे संपत्ति पाकर अलग मज़े कर रहे हैं। मैं यही सोच रही हूँ कि इस बिचारी का क्या होगा। मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ। मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ, पता नहीं भगवान मुझे कब बुला ले। मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि इस बिचारी का क्या होगा। रोहित इस बात को सोचता है। खैर, कुछ दिनों बाद रोहित मान जाता है और रोहित सीमा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब रोहित और सीमा की शादी हो जाती है। एक मंदिर में रोहित और सीमा की शादी हो जाती है, और रेखा जो थी वो पूरे घर को रोहित के नाम कर देती है। जैसे ही ये बात
दोनों भाइयों को पता चलती है, वो तुरंत वहाँ पर आते हैं और अपनी माँ को बहुत ही खरी खोटी सुनाते हैं। तभी उनकी माँ उनको ऐसा जवाब देती है कि वो चुप हो जाते हैं। उनकी माँ उनसे यही कहती है कि तुम सुपूत नहीं, तुम कुपूत हो, तुम इतने बुरे व्यक्ति हो कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। संपत्ति पाने के बाद तुम लोगों ने तो हमारी खैर खबर ही नहीं ली, हमें मौत के घाट उतारने की कोशिश करी कि जिसके कारण तुम्हें ये घर मिल जाए। मैं जानती हूँ कि रोहित जो है वो सीमा को बहुत ही अच्छे से संभालेगा, इसलिए मैंने ये घर उसके नाम किया है। और तुम लोगों को सब कुछ देने के बाद मेरे पास ये घर ही तो रह गया है और मेरे पास है क्या। मगर ये लड़का बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, उसको मैंने छत दे दी है, बस उसको अपना कमाकर अपना जोड़ना है और वो जोड़ लेगा और एक ना एक दिन वो अमीर आदमी भी बन जाएगा क्योंकि वो मेहनती है। और तुम लोग एक दिन इसी दशा के साथ भागते हुए मेरे पास आओगे। तुम लोग नीच व्यक्ति हो। खैर, उसके दोनों बेटे अपनी आंखों को नीचा करके वहाँ से चले जाते हैं। जब उनको इतनी खरी खोटी सुना दी जाती है तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रोहित वाकई में वैसा करता है। धीरे धीरे करके रोहित एक बैटरी से फिर एक ऑटो लेता है, फिर वो एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके उसके पास कई गाड़ियाँ आ जाती हैं। इसमें काफ़ी समय लगता है। अब रोहित गरीब नहीं रह गया था। कम से कम 10 साल बाद रोहित अब एक अमीर आदमी हो चुका था। रोहित की जो माँ थी, माँ ही कह लीजिए उसको, रोहित की जो मालकिन थी या माँ थी रेखा, उसने रोहित के नाम अपनी संपत्ति करके, अपना मकान देके एक बड़ा काम किया था। रोहित इस बात से बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ था। अंत में जो रेखा थी उसकी भी सांस छूटने लगती है। जैसे ही रेखा की सांस छूटने वाली होती है, रेखा कई दिनों से बीमार थी, जब उसकी सांस छूटने वाली होती है तो वो रोहित से कुछ कहती है। वो रोहित से यही कहती है कि बेटा, तुमने मेरी बखूबी सेवा करी, मैं तुमको अपने घर लेके आई, मेरे पति और मैं तुमको अपने घर में लेके आए। हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, तुमने उस कर्ज का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया उदाहरण दिया। तो रोहित उनसे कहता है कि माँ, ये कर्ज नहीं था, ये कर्ज नहीं था, ये प्रभु का बनाया गया एक उसूल था। प्रभु ने मुझको यहाँ पर भेजा, आप लोगों की निगरानी में, आप लोगों ने बखूबी में मेरे साथ अच्छा किया, अपने बेटे की ही तरह पाला। जहाँ तक हो सकता था आपने पढ़ाने की भी कोशिश करी, मगर मैं नहीं पढ़ा, मगर आपने मुझको अपने बेटे की तरह पाला। लेकिन मेरे अथक प्रयास ने मुझको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं आप जैसी माँ को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु करे आप जैसी माँ सबको दे, मगर उन कुपूत जैसे सुपूत किसी को ना दे। तभी उसकी माँ यानी कि रेखा रोहित से कहती है, बेटा, मेरा जाने का समय हो गया है, मैं अब जा रही हूँ, सीमा को संभाल लेना। कुछ देर बाद रेखा की सांस छूट जाती है। रोहित गम में डूब जाता है, मगर वो जानता था ये विधि का विधान है। वो यही समझ रहा था कि माँ बाबूजी के पास चली गई है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को घटना बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति को कभी भी नीचता पे उतारू नहीं होना चाहिए। परिवार एक दूसरे को बनाए रखने से ही होता है, संपन्नता से ही होता है। परिस्थितियां चाहे जितनी विकराल आ जाएं, मगर हमें परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए। विशाल और नरेश ने बहुत ही गलत काम किया। उनको पैसे का मोह इस कदर चढ़ गया कि उन्होंने अपने परिवार को ही छोड़ दिया। अंत में वो दोनों अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के पास पैसा तो था मगर परिवार नहीं था। मगर रोहित, जो कि सीमा जैसी पत्नी से जिसकी शादी हुई, सीमा बहुत ही ज़्यादा समझदार थी और उसके 2 बच्चे भी हो चुके थे। रोहित बहुत ही ज़्यादा खुश था अपने परिवार के साथ। नरेश और विशाल दोनों ही बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि दोनों का स्वास्थ्य हमेशा ख़राब रहा करता था। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। नरेश और विशाल
हमेशा ही स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते थे। उनके बच्चे भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। जैसी करनी होती है वैसी भरनी होती है। उनके बच्चे भी वेल एजुकेटेड थे, मगर वो नरेश और विशाल का साथ नहीं दे रहे थे। इसलिए नरेश और विशाल ये बात समझ जाते हैं कि जैसा हमने करा है तो हमें वैसा ही भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वही सबक है कि व्यक्ति पहचान नहीं पाता है। प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा अच्छे बना रहना चाहिए, ना कि बुरा बना रहना चाहिए। अगर आप बुरे बने रहोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। तो दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।